हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड, जी हाँ प्यारे बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो या यूं कहें कि एक डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 1-2 दिन में ही यानी कि 9 अक्टूबर को आप सभी का एसएसटी का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए वैसे तो हम आपको कम से कम 4 से 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे ही, ठीक है, जिसकी हमने जो नई सीरीज है वो स्टार्ट भी कर दी है। एक सैंपल पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिया है, लेकिन आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी आप हमें पीवाईक्यू करवा दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हां बच्चों, ये सेशन आपका कम से कम 1 घंटे तक चलने वाला है, 1 घंटा 10-15 मिनट तक का। तो पूरा अटेंड करना, आप सभी को पीवाईक्यू बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करेंगे बच्चों बिना देरी करते हुए। एक चीज और, आपका जो पीवाईक्यू का पेपर का पैटर्न था वो आपके 2025-26 के लिए बदल गया है। कैसे बदल गया अभी आपको बताता हूं। देखो, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके था बच्चों कि पेपर में 6 खंड थे आपके और 37 प्रश्न थे। खंड का में टोटल 20 एमसीक्यू थे, ठीक है। और खंड का के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, टोटल यहाँ पे 4, ठीक है। और खंड गा के अंदर 3-3 नंबर के टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, ओके, 6 नहीं 5। और यहाँ पे फिर जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे ये टोटल आपके 4 थे, ठीक है। और 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन थे केस बेस्ड और 5 नंबर का मैप था, जिसमें 2 तो आपका हिस्ट्री से था और 3 भूगोल से, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में। लेकिन अभी जो आपका डीओई की तरफ से नया पेपर आया बच्चों, ठीक है, नया पेपर 2025 और 26 के सेशन के लिए, वो आप यहाँ पे देखो। पेपर में अब आपके टोटल 4 खंड होंगे, जिसमें एक होगा खंड का इतिहास, दूसरा होगा खंड का भूगोल, तीसरा खंड का राजनीतिक, चौथा होगा खंड का अर्थशास्त्र, ठीक है। और इस तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 एमसीक्यू होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन 3, 5, 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों आपको हम जो सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे ना, उसके अंदर हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो मैं ये पीवाईक्यू करवाने वाला हूं, ये प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उस हिसाब से है बच्चों, ठीक है। तो बस आप क्या करिए, सेशन को ये जो भी 1 घंटे तक का बनेगा इसको कंप्लीट देखना, और वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या आपको इस एग्जाम में हेल्प मिल रही है अच्छे से, आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे अच्छे से। क्या आप तैयार हैं पीवाईक्यू को समझने के लिए? मैं रेडी हूं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए फुल एनर्जी के साथ में। आप तैयार हो? जल्दी से बताओ। यस सर तैयार हैं, तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का यानी कि सेक्शन नंबर ए, वो यहां से शुरू हो गया, ओके। अब वैसे तो सेक्शन ए में टोटल आपके 20 एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है आप चैट सेक्शन में या फिर अपने मन ही मन जरूर आंसर करें। और जब ये वीडियो एंड हो जाए या फिर सेक्शन ए खत्म होगा, तो सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, कि 20 में से आपने कितने के सही आंसर दिए थे अपनी तरफ से, ठीक है। मैं तो आंसर बताऊंगा ही आपको, ओके। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि लुई सोलवे ने 1789 में स्टेट्स जनरल की जो सभा थी ये क्यों बुलाई थी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाई डिड लुई सोलवे कॉल द स्टेट्स जनरल इन 1789? तो क्यों बुलाया था बच्चों? क्योंकि लुई सोलवे जो था ये नए करों के लिए प्रस्ताव को पारित करना चाहता था, यानी कि वो न्यू टैक्सेस जो रिजोल्यूशन थे इसको पास करना चाहता था, इसीलिए उसने स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई थी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। 10 अगस्त 1792, 10 अगस्त 1789, 21 सितंबर 1792। ध्यान से देखना बच्चों। देखो पहली बात क्या कहती है, बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो पहली बात देखो क्या कहती है कि जैकोबियन क्लब के सदस्यों ने रोबिस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो जैकोबियन क्लब के सदस्यों ने जो विद्रोह किया था वो कब किया था? 10 अगस्त 1792 को। सही बात है। दूसरा, जैकोबियन क्लब के सदस्यों ने विद्रोह कब किया?
तो 10 अगस्त 1789, यानी कि सिंपल सा ये बेसिकली उनके नेतृत्व में था और ये आगे की बात है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित जो असेंबली थी इसको नाम दिया गया कन्वेंशन। तो ये कब हुआ था बच्चों? 21 सितंबर 1792 को। तो इस दिन दो घटनाएं हुई। सबसे पहले तो फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, दूसरी नवनिर्वाचित जो असेंबली थी इसको कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। उसके बाद चौथा पॉइंट, लुई सोल्वे को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। तो चारों बातें हमारी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 ये सब सही होंगे बच्चों। ठीक है, चलो इंग्लिश में देख लो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सारी इंफॉर्मेशन सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्या कहा गया है कि औपनिवेशिक शासन ने पशुपालकों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। अर्थात जब अंग्रेज या ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे तो उन्होंने कैसे पशुपालकों के जीवन को प्रभावित किया। तो उन्होंने कुछ जो थे वन नियम बना दिए। ठीक है, अब इन वन नियमों से क्या हुआ बच्चों, इन पशुपालकों के जो चरागाह भूमि थी ये कम होने लगी, यानी कि सिकुड़ने लगी। साथ ही साथ जंगलों में उनकी जो गतिविधियां थी ये भी कम होने लगी और अब उनको टैक्स भी देना पड़ने लगा। ठीक है, पहले तो टैक्स वगैरह नहीं देते थे, जंगल में आ जा सकते थे, लेकिन जब से नियम बना दिए तब से चरागाह भी सिकुड़ने लगे, गतिविधियां नियमित हो गई और उन्हें टैक्स भी देना पड़ने लगा, है ना। तो इस प्रकार से तो लिखेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टरर्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब वैसे तो पेपर में आपको अथवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैंने अथवा दिया है ताकि आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा समझाऊं। तो अथवा क्या कहता है बच्चों कि ब्रिटिश केन्या और जर्मन तांगनिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ आधे में कट जाने के बाद मासालैंड का क्या हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा गया है, इसलिए ध्यान से इसको याद करके जाना। क्वेश्चन क्या है कि जो ब्रिटिश थे इन्होंने केन्या और जर्मन तांगनिका के बीच एक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ आधे में कट जाने के बाद मासालैंड का क्या हुआ था बच्चों, तो मसाई ने अपनी पूर्व औपनिवेशिक भूमि का लगभग 60% जो भाग था ये हाथ से खो दिया। ठीक है, यानी कि इतना भाग इनके हाथों से निकल गया। तो बी यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी वाला। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अभिकथन क्या कहता है हमारा कि अफ्रीकी चरवाहों का जीवन समय के साथ बदलता गया। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या था? कारण ये था कि औपनिवेशिक और श्वेत बंदोबस्त के कारण उन्होंने सबसे अच्छी चरागाह भूमि तक पहुंच को खो दिया था। बिल्कुल सही है भाई। अफ्रीकी जो चरवाहे थे इनका जीवन समय के साथ क्यों बदला? क्योंकि औपनिवेशीकरण और श्वेत बंदोबस्त जो लागू किए गए अफ्रीका में, इनकी वजह से उनकी जो अच्छी चरागाह हुआ करते थे वहां तक पहुंच ही नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उनका जीवन समय के साथ बदल गया। तो मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 1793 से लेकर 1794 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को डैश कहते हैं। तो 1793 और 94 को जो काल है जिसमें रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक शासन किया उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आतंक का काल, यानी कि द पीरियड ऑफ टेरर। ठीक है, क्या बोलते हैं? द पीरियड ऑफ टेरर या फिर एरा ऑफ टेरर। उसके बाद है बच्चों भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूछा था बच्चों से कमेंट में, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था और सभी ने राइट आंसर दिया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी? 26 नवंबर 1949। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। हमें दो कथन दिए गए, इसके बारे में विकल्प को चुनना है। तो कथन एक हमारा क्या कहता है? लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे के सारे जो प्रमुख फैसले होते हैं ये लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। कथन 2, जनरल मुशर्रफ ने खुद को देश का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया। गलत, मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि सरकार का मुख्य व्यक्ति या फिर सरकार का प्रमुख घोषित किया था, न्यायाधीश नहीं। मतलब
कथन 1 तो हमारा सही है, लेकिन कथन 2 जो है ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, लेकिन सेकंड रॉन्ग है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन राइट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है कि किस देश में 1980 के बाद जानू पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार शासन करते आ रहे हैं। तो 1980 के बाद से अभी तक जानू पीएफ नामक की जो पार्टी है, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे ये लगातार किस कंट्री में शासन करते आ रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो इनका संबंध किस कंट्री से है? जिम्बाब्वे। किससे है बच्चों? जिम्बाब्वे। इन विच कंट्री सिंस 1980 जानू पीएफ पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग कंटिन्यूअसली? तो वो है जिम्बाब्वे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में यंग इंडिया पत्रिका लिखी? तो बच्चों, ये जो यंग इंडिया पत्रिका है कब लिखी गई थी? 1931 में। किस व्यक्ति ने लिखी थी बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। विच पर्सन रोट अबाउट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन यंग इंडियन इमेज इन 1931? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, रंगभेद की नीति से क्या तात्पर्य है? तो भाई, जो रंगभेद की नीति होती है इसका मतलब क्या होता है? रंग के आधार पे भेदभाव, यानी कि नस्लीय भेदभाव बोलते हैं बच्चों। ठीक है, काला गोरा जो था ना दक्षिण अफ्रीका में, उसी को रंगभेद यानी कि नस्लीय भेदभाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सर्व शिक्षा अभियान के क्या कार्य हैं? तो भाई, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये किस लिए चलाया गया है? ताकि माध्यमिक शिक्षा जो है इसको और विकसित किया जा सके। ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान फॉर सेकेंडरी एजुकेशन? प्राइमरी तो मिलती ही रहेगी, लेकिन सेकेंडरी ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो भाई देखो, जो बहुविध फसल प्रणाली होती है इसमें क्या होता है, हम किसी भी एक खेत में जहां पहले एक फसल उगा रहे थे, ठीक है, तो बहुविध फसल प्रणाली के तहत वहां पे हम 1 से 2 या 3 फसलें उगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक वर्ष में एक ही भूमि के टुकड़े पर जब 1 से अधिक फसल उगाई जाए उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि केवल तीसरा वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे तो ऑप्शन 3 इसका ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है बच्चों। पालमपुर के कृषक एक वर्ष में 3 फसल कैसे उगाते हैं? अभी हमने देखा कि पालमपुर गांव जो है इसमें कृषक जो है वो एक ही वर्ष में 3 फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे उगा पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि यहां पर उन्हें सुविकसित सिंचाई व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हाउ डू फार्मर्स और पालमपुर ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर? तो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, इस वजह से। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? चलो, अब देखो यहाँ पे मिलान आ गया है हमारा। तो मिलान बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। ठीक है, देखो, जैसे कि सबसे पहला हमारा दिया गया है व्यापार। तो जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार हमारा किससे संबंध है बच्चों? व्यापार का संबंध है तृतीयक से, जो क्रियाकलाप होते हैं ना, इससे संबंध है। तो यानी कि पहले का हो जाएगा हमारा सी वाला। उसके बाद स्वयं के उपभोग के लिए उत्पाद, तो ये क्या है? ये एक गैर बाजारिक गतिविधि है, यानी कि दूसरे का डी। फिर विनिर्माण, तो विनिर्माण बेसिकली जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, यानी कि द्वितीय क्रिया इसमें होता है, तो तीसरे का ए मिल गया। फिर चौथा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन बेसिकली और कृषि वगैरह ये प्राथमिक में होते हैं, यानी कि चौथे का बी मिल गया। ओके, तो अब इस तरह से आप इसको जो ऑप्शन है उसमें चूज करो कौन सा है। ठीक है, और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में एक बात जरूर बताना कि क्या आप ये चाहते हो कि आपको मैं इस पेपर के अलावा कम से कम एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊं। अगर आप सभी बच्चे चाहते हैं हाँ, तो कमेंट में आप लिखिए, क्या लिखना है आपको? सैंपल क्वेश्चन पेपर, और लिखना है यस सर। ठीक है, मैं देखूंगा जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए मैं एक और पेपर की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो फटाफट से बताओ। बाकी 2 से 3 सैंपल पेपर जो भी आपको हम करवाएंगे, आई बटन में एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगे, इवन आपका जो मैप है उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर पेपर चाहिए तो बताना कमेंट में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है ना, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का भी, ये राइट है।
ओके बच्चों, इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन ए वाला जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। सुएज नहर से डैश और डैश के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। तो सुएज नहर से किन दो देशों के बीच की दूरी तकरीबन 7000 किलोमीटर कम हो जाती है? तो एक तो है अपना भारत और दूसरा है यूरोप। तो यूरोप और भारत के बीच में इस सुएज नहर से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो 15 का देखेंगे, ऑप्शन जो बी वाला है ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ? चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। सेकंड क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व भारत में 7वें नंबर पे है। तीसरा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? राजस्थान। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है बच्चों, तो याद रखना यूपी है। ठीक, क्षेत्रफल से राजस्थान, पॉपुलेशन से यूपी। चौथा, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो है बच्चों गोवा। यानी कि ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब के सब हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। ओके, तो अब आप समझ गए बढ़िया तरीके से? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा समझ में, है ना? अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लें। रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो सेकंड है, एंड अकॉर्डिंग टू द एरिया तो 7th है, एंड लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया तो राजस्थान, एंड जो स्मॉलेस्ट है वो गोवा आता है, यानी कि डी वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर भारत का सबसे लंबा अपवाह तंत्र भी गंगा नदी अपवाह तंत्र है। अब इसकी लंबाई क्या है बच्चों? तो इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? गंगा इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इट्स लेंथ इज मोर देन 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर है। ओके, अब एक मैंने अथवा लिया है, वैसे आपको तो नहीं मिलेगा लेकिन मैंने लिया है क्वेश्चन को एक्स्ट्रा समझाने के लिए। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत फटाफट से सोचो कब हुई थी बच्चों? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। कब हुई थी? देखो ये हुई थी 1995, जहां तक मुझे याद है ये 1995 में हुई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो अभिकथन कारण है, इनको पढ़ो। देखो अभिकथन क्या कहता है बच्चों कि भारतीय मरुस्थल की जलवायु शुष्क है और पटीली वनस्पति पाई जाती है। पटीली नहीं, कंटीली। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल की जलवायु कैसी है? शुष्क है, इसीलिए यहाँ पे कंटीली वनस्पति पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसीलिए जलवायु शुष्क है और कंटीली वनस्पति पाई जाती है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके बच्चों, आ गया समझ? चलिए इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए वाला हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इसमें बेसिकली हमें मिलान करना है। एक मिलान तो पहले करवा ही दिया, ये दूसरा मिलान है। इसमें नदी का उद्गम स्थल और इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। ठीक है, तो सिंधु नदी किस देश या राज्य से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है बच्चों तिब्बत से, यानी कि जो दूसरा है इसका हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जो गंगा नदी है, गंगा नदी का संबंध बेसिकली इनमें से किस राज्य से है? तो वो है बच्चों यूपी से। किस राज्य से संबंधित है? निकलती तो उत्तराखंड से है, उत्तरकाशी जिले के गौमुख हिमनद वहां से निकलती है, लेकिन संबंध यूपी से है। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का बी। इसके अलावा गोदावरी नदी की जब हम बात करते हैं तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, यानी कि सी का आपका हो जाएगा चौथा वाला। फिर एमपी से जो है ये नर्मदा नदी निकलती है, यानी कि तीसरे का आपका डी। तो अब इन सभी को ऑप्शन में देख लो कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा ऑप्शन बी में। दूसरे का ए, पहले का बी,
चौथे का सी, तीसरे का, चौथे का डी। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आप चाहो तो इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हो इजीली, और आंसर आपका जो है ना ये बी वाला हो जाएगा। ओके, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू का, फिर आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग है बच्चों दक्कन का पठार, इसके अलावा मालवा का पठार और छोटा नगर का पठार, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही है। पश्चिमी घाट तो अलग पठार में आ जाता है। ओके, तो समझ गए ना कौन सा? डी वाला। इन्हीं को इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं क्या दिया गया है, इजीली आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका इसका डी वाला करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों टोटल हमने 20 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ कि आपने 20 आउट ऑफ कितने के सही आंसर दिए। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कितनी तैयारी कर रखी है आपने। ठीक है, ओके, तो क्या आप तैयार हो बच्चों इस पेपर के सेक्शन नंबर बी को समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर खा है, यानी कि सेक्शन नंबर बी, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, अब सेक्शन बी में 2 नंबर के टोटल हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी हर एक बुक से रहेगा। ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, ज्योग्राफी से लिया गया है। भारत की जो भौतिक आकृतियां हैं ये भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती हैं। ठीक है, अब कैसे प्रदान करती हैं? तो सबसे पहली बात, जो उत्तरी पर्वत हैं भारत के, ठीक है, जितने भी नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, ये सभी जल और वन इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, भारत में जल और वनों के प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तरी पर्वत। तो ये भी क्या है? ये भू भौतिक आकृतियां हैं। उसके बाद भारत का जो उत्तरी मैदान है ये देश के अन्न भंडार है। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तरी मैदान जो है वो बहुत ही उपजाऊ है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे फसल भी अच्छी होती है। तो ये देश के अन्न भंडार हैं। ठीक है, उसके बाद जो पठारी भाग है ये भी कुछ कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी खनिज पाए जाते बहुत सारे, तो इसलिए ये भी जरूरी है। फिर चौथा क्वेश्चन, औद्योगिकरण के अनंत अवसर ये हमें प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि जो पश्चिमी इधर हमारा वेस्टर्न घाट है और इधर हमारा ईस्टर्न जो घाट है यहाँ पे, तो ये सब जो है इससे बंदरगाह विकसित किए जाते हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद देखो अपवाह शब्द और अपवाह द्रोणी, इनसे क्या अभिप्राय है बच्चों? तो इन दोनों का क्या अर्थ है इसे समझो। देखो अपवाह किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अर्थात अपवाह का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के नदी तंत्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो अपवाह है। ठीक है, लेकिन अपवाह द्रोणी का मतलब क्या हो गया कि एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है बच्चों? अमेजन नदी की, और भारत में गंगा नदी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। देखो वर्ल्ड में कौन सी है? पूरे विश्व में अमेजन है, लेकिन भारत में गंगा नदी है अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी। ठीक है, वर्ल्ड में अमेजन, भारत में गंगा। हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखो बच्चों, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्यूचर, एनालाइज। तो कैसे कैसे है ये सारे पॉइंट है आपके। एंड देन व्हाट इज मीन बाय टर्म ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो फ्रांसीसी समाज बेसिकली 3 वर्गों में विभाजित था बच्चों। प्रथम स्टेट, प्रथम स्टेट, ठीक है, द्वितीय स्टेट और फिर तृतीय स्टेट। अब हर एक में कौन कौन था तो ध्यान से देखो। 18वीं शताब्दी में जो प्रथम स्टेट थे इसमें चर्च और पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी समाज का जो कुलीन वर्ग था, अमीर वर्ग, वो आता था। तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, ठीक है, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, ये सभी तृतीय स्टेट में आते थे। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में
इन वर्गों में विभाजित था। ठीक है, तो इन विच क्लासेस वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लासेस। ओके, या फिर थर्ड स्टेट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की उद्देशिका यानी कि संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है इसका उद्देश्य लिखिए। तो संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है बच्चों? सबसे पहले प्रस्तावना जो है ये संविधान के स्रोत को बताती है कि संविधान जो है उसका स्रोत क्या है, कहां कहां से लेके बनाया गया है। संविधान के लक्ष्यों को उद्देशिका बताती है। सरकार के कानून के परीक्षण का आधार देती है। सरकार को जो है ये कानून के अनुसार परीक्षण का आधार देती है, और ये भी कि कौन सा कानून अच्छा है कौन सा बुरा है ये भी बताती है। ठीक है, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना किसी भी संविधान की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ओके बच्चों, इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 पॉइंट है, पढ़ लीजिए। अब ये क्वेश्चन तो वैसे आपको मैं बता ही चुका हूं अभी। बहुविध फसल प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का ऐसा तरीका जिसमें एक ही साल में आप एक से अधिक, जब ज्यादा फसलें पैदा करते हो तब बोला जाता है। पालमपुर के किसान कम से कम 2 फसलें मुख्यतः उगाते थे, तीसरी फसल के रूप में वो आलू वगैरह उगाया करते थे। ठीक है, अब ये लोग खरीफ और रबी की फसल उगाते थे। यहाँ पे विकसित सिंचाई होती थी पालमपुर में, बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल है वो भी होते थे, और प्रति वर्ष 3 फसलें भी इसमें उगाई जा सकती थी। ठीक है, तो ये है बहुविध फसलीकरण। इंग्लिश में एक्सप्लेन दी मल्टीपल क्रॉप सिस्टम। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल क्रॉप सिस्टम के बारे में इजीली सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों खंड नंबर हमारा जो बी था इसके हमने 2-2 नंबर के जो हमारे 4 क्वेश्चन थे सभी को समझ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों सेक्शन नंबर सी को। ओके, तो क्या तैयार हो बच्चों सेक्शन सी की शुरुआत करने के लिए? चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं खंड नंबर गा यानी कि सेक्शन नंबर सी को। ठीक है, अब सेक्शन नंबर सी में टोटल जो है 3-3 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सबसे पहला, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो भारत जो है इसे मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंत है। पूर्वी यानी कि यहाँ पे ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, और इधर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो गुजरात आ जाता है। तो इन सभी के बीच कितना डिफरेंस है बच्चों? 30 डिग्री देशांतर का। ठीक है, अब इस देशांतर के अंतर की वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय कम से कम 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, समूचे देश के समय को व्यवस्थित रखने के लिए हमें एक ही समय की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया जाता है। ठीक है, कितना माना जाता है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन, हिमाचल हिमालय की 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमाचल हिमालय की क्या क्या विशेषताएं बच्चों? देखो हिमाचल हिमालय की 3 विशेषताएं। सबसे पहली, हिमाचल हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इनका निर्माण मुख्यतः जो अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलें थी। ठीक है, संपीड़ित और परिवर्तित शैलें इनसे हुआ है। इन हिमाचल हिमालय की ऊंचाई जो है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच होती है। इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसमें पीर पंजाल श्रृंखला जो है ये सबसे लंबी है। फिर धौलाधार महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। कश्मीर की घाटी और हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी इसी हिमाचल हिमालय में स्थित है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पता चला? पहले तो कश्मीर की घाटी कहाँ पे है? हिमाचल हिमालय में। हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां ये सभी इसमें आती हैं। ठीक है, तो समझ गए बच्चों 3 नंबर का अपना ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से 25 दोनों कंप्लीट हो गए। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखो बच्चों कि व्हाई डज इंडिया नीड स्टैंडर्ड टाइम? तो क्यों चाहिए इंडिया को एक स्टैंडर्ड टाइम? बिकॉज ऑफ दैट, ये पॉइंट है। उसके बाद टेल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाचल हिमालय। तो क्या है 3 उसकी विशेषताएं?
इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ना, फ्रांसीसी क्रांति ने समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। अपने उत्तर के उपयुक्त में तर्क को समझाइए। तो सही बात है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसने समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज के सभी वंचित वर्ग, जो निचले वर्ग थे, जैसे कि व्यापारी, किसान, भूमिहीन मजदूर और महिलाएं, इनके द्वारा फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से सभी का अपना विश्वास था, अपनी आकांक्षा थी कि जब हम जीतेंगे, जब हम इसको खत्म कर देंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा, कुछ किसी की आशंका, कोई किसी का विश्वास था। ठीक है, विद्रोही लोग भोजन और काम के मामले में बेहतर जीवन के इच्छुक थे, इसीलिए वो फ्रेंच में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। हालांकि इसने उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, जैसे राजनीतिक अधिकार केवल और केवल धनी लोगों के पास ही थे। महिलाओं को 1946 में मतदान का अधिकार मिला। ठीक है, और पहले लगभग 2 शताब्दियों तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा था, और जो धनी वर्ग है उनको तो अभी मिल गया था। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता के अपने स्वयं के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया जब उन्होंने अपने गरीब नागरिक, अपनी महिलाओं और दासों के अधिकारों को वंचित कर दिया। ठीक है, और 1848 में मुक्ति प्राप्त कर चुके थे इस प्रकार से। ठीक है, तो हो गया ना आपका कंप्लीट। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज के सभी वर्गों को उनकी जो आकांक्षाएं हैं इसको पूरा नहीं किया कैसे। ओके, चलिए अब आता है हमारे इसका इंग्लिश। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट, यहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। ओके, अब आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन, संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। तो संविधान के प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहला काम है कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित किया जाए। अर्थात भारत के अगर आप देखेंगे तो भारत के भारत के ईस्ट से लेके भारत के वेस्ट तक, भारत के नॉर्थ से लेके भारत के साउथ तक विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों को, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। अब ऐसे में इनके बीच एक समन्वय, एक भरोसा, एक सहयोग विकसित करना बहुत ही मुश्किल सा टाइम था। ठीक है, तो पहला कार्य। दूसरा, यह स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, और सरकार जो है वो फैसले कैसे लेगी या फिर सरकार कैसे चलाएगी। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना ताकि नागरिक इन सभी को अपने अधिकार मिल सके। तो जब तक सरकार की अपनी सीमा तय नहीं होंगी, नागरिकों को अपना अधिकार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं का व्यक्त होना जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ संविधान के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लो बच्चों कि व्हाट आर दी मेन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, पढ़ लो यहां से। चलो 3 नंबर का अगला क्वेश्चन, बहुत ही छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट, और कई सारे एमसीक्यू कंप्लीट होंगे यहाँ पे। देखो क्या कहा गया है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। तो नदी घाटियों के आधार पे जो हिमालय है, सबसे पहले आता है पंजाब, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय और फिर पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय का मतलब ये हो गया कि सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित। कुमाऊं हिमालय, ये सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय, तो काली और स्थिरता नदी के बीच में होता है। फिर चौथा तिस्ता और दिहांग, ये इन नदी के बीच में होता है। एंड उसके बाद में पूर्वांचल हिमालय, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ ये है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो पंजाब कहाँ तक फैला है, सतलुज और सिंधु नदी, कुमाऊं सतलुज और काली नदी, नेपाल काली और तिस्ता नदी, असम तिस्ता और दिहांग, पूर्वांचल भारत की पूर्वी सीमा पे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी को इंग्लिश में देख लो बच्चों कि क्लासिफाई दी हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज ऑफ वैलीज, इस प्रकार से। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो।
ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों 3 नंबर के सबसे आखिरी क्वेश्चन की, फिर हम 5-5 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है बच्चों, बेरोजगारी किसे कहते हैं तथा बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, बेरोजगारी का क्या मतलब है, वह दशा या फिर वह स्थिति जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक है, उसको जो भी योग्यताएं चाहिए काम के लिए वो भी है उसके पास में, लेकिन इन सभी के बावजूद भी उसे काम मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, वो तैयार है 10,000 की नौकरी करने के लिए, वो पढ़ा लिखा है, वो काम करना चाहता है, लेकिन रोजगार ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं बेरोजगारी। अब ये बेरोजगारी 3 तरीके की होती है। एक तो होती है मौसमी बेरोजगारी, जब लोग वर्ष के कुछ महीने रोजगार और कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। अर्थात जैसे होता है ना कि कुछ काम जो होते हैं वो ठंड के मौसम में अच्छे चलते हैं, कुछ काम गर्मी के मौसम में, तो कुछ काम बरसात के मौसम में अच्छे चलते हैं, तो बाकी के टाइम वो बेरोजगार रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना। ठीक है, आपका काम जो है वो 4 व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें 5 से 6 व्यक्ति को लगा रखे हो, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। फिर शहरी बेरोजगारी, डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। लोगों के पास डिग्री तो बहुत है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का काम यानी कि रोजगार पा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं शहरी बेरोजगारी। बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसका अथवा वाला देखो। ठीक है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं लिखिए। तो पालमपुर में जो लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग है, इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग सरल उत्पादन विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, आम तकनीक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पारिवारिक श्रम के द्वारा घरों का काम किया जाता है, श्रमिकों की कई बार किराए पर इन्हें रख लिया जाता है कुछ टाइम के लिए, कम लागत लगती है इसमें, कम पूंजी लगती है, और कम समय में कोई भी माल तैयार हो जाता है। जैसे लकड़ी के बांस की लकड़ी होता है ना, उसकी डोंगियां बनाना, जैसे भी छठ पर्व आएगा तो उसके लिए डोंगियां वगैरह बनाना हो गए, सूप हो गए, तो ये सभी क्या है, कम पूंजी में कम समय में और जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसे लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग थे वहां पे पालमपुर में, उसकी विशेषताएं है ना। इसी को इंग्लिश में देखें दोनों क्वेश्चन को, तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होती है बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट, यहां से पढ़ लो, सीजनल, डिस्कस्ड एंड अर्बन। उसके बाद राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पालमपुर। तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहां से देखो ये रहा। ओके, अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊं, आपको मैं पिछली वीडियो के कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन देखे। एग्जांपल के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के शासन के बारे में, पुराने शासन के बारे में सही नहीं है। तो पुराने शासन में किसानों ने लगभग 90% की आबादी बना रखी थी, स्टेट का समाज था, सामंती व्यवस्था फ्रांस में थी, और उच्च वर्ग ने जन्म के कुछ विशेष अधिकारों का आनंद लिया, राज्य के करों का भुगतान करने से उन्हें छूट मिली। ठीक है, फिर सी गलत है हमारा। क्यों गलत है, क्योंकि तृतीय स्टेट के सभी सदस्य उस भूमि के स्वामी थे जिस पर वो खेती करते हैं, ये गलत था। ठीक है, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में दी थी। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1789 को। ठीक है, फ्रांस एक गणतंत्र कब बना, 21 सितंबर 1792 को। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में 3 शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी, 3 सितंबर 1791 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर इसका आपका फर्स्ट वाला हो गया राइट आंसर। तो ऐसे इंग्लिश में था, और इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको मैंने क्वेश्चंस समझाए थे। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए थे, जो आपके मिलान थे, जैकोबियंस कौन थे, सन्स क्लोटस कौन थे, गिलोटिन क्या है और निर्देशिका क्या थी। ठीक है, इनको मिलान करना था, शर्तें और परिभाषाओं को। तो देख लो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखी हैं सारी चीजें। ठीक है, इसका आंसर सी वाला आपका होगा वैसे तो। ओके, इसके अलावा और भी बहुत से मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे समझाए थे, जैसे कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है, और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रोशिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात डेमोक्रेसी
लोकतंत्र का अर्थ हो गया लोगों का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन जो है ना हमारे ये सही थे। ओके, ऐसे ही भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कितने सदस्य बचे? 299 बचे, क्योंकि 90 सदस्य चले गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका वो आ जाता है स्तंभ मिलान वगैरह, तो सब आपको मैंने अच्छे समझा रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, ये भी समझाए हुए हैं बच्चों। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है। अगस्त 1789 में 1789 को फ्रांस में नेशनल असेंबली के द्वारा कौन कौन से कानून पारित किए गए? तो ये वो कानून थे। ठीक है, मसाई समाज किन 2 समूहों में डिवाइड था? तो इस प्रकार के 2 समूह डिवाइड थे इसके। ठीक है, संविधान क्या होता है? उसके अलावा भारत में किन्हीं 2 ऊंचे शिखरों के नाम बताओ। तो सारे के सारे जो शिखर हैं आपके वो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, और उनके ऊंचाइयां वगैरह भी लिखी हुई हैं, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छे समझाया हुआ है। फिर बताया संविधान क्यों जरूरी है, मैक्सिको में जो पीआरआई पार्टी है ये केस ने क्या कार्य किया चुनाव के दौरान, और लुई सोल्वे के सिंहासन पे बैठते समय फ्रांस क्यों खाली था। ठीक है, फ्रांस की जो स्थिति थी वो खाली क्यों थी या कैसी थी, इस वजह से। ठीक है, चलो वापस से आते हैं और अब हम शुरुआत करेंगे खंड नंबर घ, यानी कि सेक्शन नंबर डी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, लुई सोल्वे कौन था? इसके राज्य आरोहण के समय उसका राजकोष खाली क्यों था? तो लुई सोल्वे कौन है बच्चों? वह फ्रांस के पूर्वी राजवंश का राजा था। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर लुई सोल्वे आसीन हुआ। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी मेरी एंतोइनेट, क्या नाम है, एंतोइनेट, इसके साथ हुआ। तो कौन है ये? फ्रांस के पूर्वी राजवंश का राजा, फ्रांस की राजगद्दी 1774 में संभाली, उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट के साथ में कर दिया गया। अब इसका दूसरा पॉइंट कि राज्य आरोहण के समय राजकोष खाली क्यों था? तो राजकोष खाली होने का सबसे पहला कारण यह था कि लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। युद्ध हो रहे थे फ्रांस में, ठीक है, युद्ध वगैरह हो रहे थे। जब इस 1774 में गद्दी इसने संभाली तो इसने देखा कि इसके जो वित्तीय संसाधन है पैसों से रिलेटेड वो सब खत्म हो गए थे। ठीक है, दूसरा, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, अर्थात लुई सोल्वे ने इसके संगठन में जो शामिल जितने भी लोग थे, लोग नहीं जो राजा थे आसपास के, उन सभी को यह खुश रखता था, भले इसके पास पैसा हो या ना हो लेकिन उपहार जरूर भेजता था। तो इससे क्या हुआ, फिजूल खर्ची से और खराब हुआ मामला। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्र संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, जिससे अधिक खर्चा हुआ। तो अमेरिकी स्वतंत्र संघर्ष जो चल रहा था तो इसमें इसने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता की, तो इससे ये और ज्यादा कमजोर पड़ गया। इससे जनसंख्या बढ़ी और जीविका पर संकट आन पड़ा, है ना। ये पॉइंट है आपके। अब इसी को देखते हैं बच्चों अथवा करके कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ पहचानी जाने वाली छवियां क्या हैं और यह किसका प्रतीक है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति में पहचानी जाने वाली छवियां निम्नलिखित हैं। पहली है टूटी हुई जंजीर, दूसरी छड़ों या फांसों का बंडल, त्रिभुज के भीतर की आंख प्रकाश बिखेरती है, राजदंड, सांप अपनी पूंछ काटकर अंगूठी बनाता है, लाल फ्रीजियन टोपी और नीला सफेद लाल, इसके अलावा 2 विंड वुमन और कानून पटल। अब एक एक करके इन सभी को हम समझते हैं कि ये हैं क्या। देखो, टूटी हुई जंजीर, तो जंजीरों का उपयोग गुलामों को जकड़ने के लिए किया जाता था। एक टूटी हुई श्रृंखला गुलामों की आजादी को बताती है। तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? गुलामों की आजादी का। दूसरा, छड़ों या फांसों का बंडल, एक बार को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सकता है किसी छड़ों या फांसों के बंडल को, फिर भी पूरे पैक नहीं होते। ये दर्शाते हैं कि इन विद्रोहियों की ताकत और एकजुटता इनमें निहित थी। तीसरा, त्रिभुज के भीतर की आंख प्रकाश बिखेरती है, अर्थात दिव्य आंख सूचना का प्रतीक कराती है। सूचना की किरणें गुमनामी के बिलों से दूर भगाएंगी और यह दर्शाता है कि सूचना अज्ञानता को समाप्त करती है, इस तरीके से। ठीक है, अगला राजदंड, यह साई शक्ति की एक छवि थी। इसने निरंकुशता की तीव्रता को चित्रित किया है। राजदंड सही छवि है जिसने निरंकुश शासन को तेजी से बढ़ते हुए दर्शाया गया है। सातवां, सांप अपनी पूंछ काटकर अंगूठी बनाता है।
इस प्रकार के वलय का ना तो कोई आरंभ होता है ना ही तो कोई अंत, यह चिर स्थायी समय की एक छवि होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर था। अगला, लाल फ्रीजियन टोपी आ जाता है। तो लाल फ्रीजियन टोपी को गुलाम आजाद होने के बाद पहनता था और यह दासता और अधीनता से स्वतंत्र प्रतिनिधित्व को बताते हैं। तो जो भी व्यक्ति लाल फ्रीजियन टोपी को पहनता था वो गुलामी से आजाद होता था। सातवां, नीला सफेद लाल, ये फ्रांस की लोक छायाएं हैं। नीला सफेद लाल, इन रंगों का प्रयोग देशभक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दी विंड मून है, कानून पटल है। आप इन दोनों को चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करेंगे। अब इसका इंग्लिश मीडियम देखो। हु वाज लुइस सोल्वे एंड व्हाई वाज हिज ट्रेजरी एम्प्टी एट द टाइम ऑफ हिज कॉरोनेशन। तो लुइस सोल्वे है कौन और राजकोष क्यों खाली था, तो उसके बारे में ये पॉइंट आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इमेजेस आइडेंटिफाइड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड व्हाट दे डू सिंबलाइज। तो इसके बारे में तो देखो, द फॉलोइंग आर द इमेजेस आइडेंटिफाइड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ब्रोकन चेन्स जो कि दर्शाती हैं फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी को, बंडल ऑफ रूट्स और हॉक्स जो कि एकता को दर्शाती हैं यानी कि यूनिटी, स्टैंड्स लाइस इन यूनिटी, एंड देन द आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द स्कैप्चर, द स्नेक कटिंग इट्स टेल एंड फ्रॉम अ रिंग। और ये कुछ पॉइंट है, यहां से पढ़ लो। ठीक है, चलिए 5 नंबर का अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो 31 क्या कहता है, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, उपयुक्त कथनों को सिद्ध कीजिए। तो सही बात है भाई, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र जो है ये सबसे उच्च और बढ़िया पद्धति है। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र जो है इसका मतलब होता है लोगों का तंत्र यानी कि लोगों का शासन। तो शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो प्रतिनिधि हमारे प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा, शासक लोगों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं। जो हमारे पीएम वगैरह हैं जिन्हें हमने चुन के भी ऊपर भेजा है वो हमारी जरूरतों का पर्सनली तो नहीं लेकिन सभी के हिसाब से ख्याल रखते हैं। तीसरा, बेहतर निर्णय लेने की संभावना इससे बढ़ जाती है और गलती की गुंजाइश भी कम होती है। जहाँ पे लोकतंत्र है तो वहाँ पे आप बिना डरे बोले किसी भी उस टॉपिक पे अपने विचार रख सकते हैं, है ना। तो इससे बेहतर निर्णय और उसकी संभावना बढ़ती है, गलती कम होती है। उसके बाद नागरिकों का इससे सम्मान बढ़ता है। लोगों को जब आज़ादी मिलेगी, ठीक है, तो इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ेगा। समाज में उत्पन्न मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका भी ये हमें उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ जनता और शासकों को गलतियों के सुधार के अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब 31 का अथवा देखो क्या कहा गया है। संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी? तो देखते हैं भाई, संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी। सबसे पहली, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के संविधान को लिखने का अनुभव पाया गया। दूसरा, औपनिवेशिक शासन काल के संस्थाओं का अनुभव की बात आ जाती है। फिर तीसरा, लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर आम सहमति बनी, उसको दर्शाया गया। और चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों को सीधे के सीधे इसमें शामिल कर लिया गया। और पांचवा, विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से सीख ली। तकरीबन 5 से 6 देशों के संविधान हैं जिससे भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें ली गई हैं। 20 से 25% विभिन्न देशों से लिया गया है। ठीक है, बाकी 75 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया था। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 31 समझ गया ना, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियां। अब इसी को इंग्लिश में देखो। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। प्रूव द स्टेटमेंट विद स्टेबल आर्गुमेंट्स। तो मेरे लिए स्टेबल जो आर्गुमेंट्स हैं वो टोटल ये 5 से 6 हैं। एंड व्हाट वर द फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो कौन सा होगा आपका? ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके ये पॉइंट। ओके ओके, तो अब हम बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर
32। और ये हमारी ज्योग्राफी से है। ठीक है, देखो उत्तरी मैदान की जो भौगोलिक आकृतियां होती हैं ये अलग अलग है, यानी कि विविधता है। सही बात है। इस आधार पर इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आओ बच्चों समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो उत्तरी मैदान की जो भौगोलिक आकृतियों में विविधता है, इस आधार पे इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो भाबर, दूसरा तराई, तीसरा भांगर यानी कि बांगर, और चौथा है खादर। एक एक करके आप समझते चलना अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो भाबर की पहले बात करेंगे। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं, ठीक है, जब नदियां पर्वतों से नीचे की तरफ उतरती हैं, उस समय शिवालिक की ढाल पर ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की गुटिका बनाती है, तो इसी को भाबर कहते हैं। दूसरा तराई ये से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाबर के दक्षिण में सरिताएं और नदियां जो है वो पुनः निकलने लगती हैं। ठीक है, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। तो तराई का मतलब हो गया नम और दलदली क्षेत्र। तीसरा बच्चों भांगर या फिर बांगर कह सकते हो। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है और पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ठीक है, भांगर नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं, जिसे भांगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद खादर आ जाता है। तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहलाते हैं। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण भी होता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों कि गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिसके कारण यह अन्य नदी तंत्रों से अलग है। तो गंगा नदी तंत्र जो है अपवाह तंत्र, इसकी विशेषताएं बताओ। अब बच्चों गंगा नदी अपवाह तंत्र से आपके 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 10+ MCQs यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस ध्यान से देखना। देखो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो हमारी गंगा है। गंगा की लंबाई तकरीबन 2500 या फिर 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा की मुख्य धारा सबसे पहली भागीरथी, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और अलकनंदा ये उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। तीसरा हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर विशाल जो मैदानी भाग है इसमें प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर चौथा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। छठा सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है बच्चों। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे और भी बातें आ जाती हैं। एक चीज याद रखना है, इसको याद जरूर कर लेना कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। उसके अलावा यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी और गंगा ये सभी हिमालय की सहायक नदियां हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी गंगा की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, आठवां गंगा जो है ये पूरब दिशा में प्रयाग तक बहती है, फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भागीरथी हुगली में चली जाती है जो बंगाल में होती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी तंत्र उत्तर के विशाल मैदान के एक बहुत बड़े भाग को सींचता है, यानी कि सिंचाई प्रोवाइड करवाता है, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके दोनों क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। ये देखो, देयर इज ऑल्सो डाइवर्सिटी इन द जियोग्राफिकल फीचर्स एंड features of the northern plain on the basis how many parts can it be divided into। तो 4 में डिवाइड करते हैं, भावर, तराई, भांगर और खातर। उसके बाद फीचर्स क्या थे गंगेश रिवर ड्रेनेज सिस्टम के, तो वो भी आप यहाँ से सारे के सारे पढ़ सकते हैं। सारे जो पॉइंट हैं वो सब यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ओके, चलो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेसिकली जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, उससे लिया गया, अर्थशास्त्र से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, खेती करने के तरीके, परंपरागत खेती और आधुनिक खेती। तो खेती करने के 2 तरीके होते हैं, एक परंपरागत होते हैं और दूसरे आधुनिक होते हैं। तो इनमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर आप आसानी से कर लोगे अगर आप एक समझ गए, एक यानी कि अगर आप परंपरागत समझ गए तो आधुनिक तो आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखो
परंपरागत में क्या होता है कि जो श्रम है ये स्वयं और परिवार के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में बीज जो है वो पारंपरिक होते हैं, जो पहले से चले आ रहे होते हैं। तीसरा है उर्वरक, गाय का गोबर तथा अन्य प्राकृतिक खाद ये उपयोग किए जाते हैं उर्वरक के रूप में। जुताई की जहां तक बात रही तो पारंपरिक हल जो और बैल होते थे इनसे जुताई होती थी। सिंचाई के स्रोत की बात करें तो कुएं हो गए, रहट हो गए, तालाब हो गए, नदियां हो गई और वर्षा का पानी हो गया, इनके द्वारा सिंचाई की जाती थी। छठा आता है पूंजी, तो कम पूंजी के द्वारा ये संभव भी हो सकता है। ठीक है, कम पूंजी इसमें लगती है। अब इसी के उलट आधुनिक खेती आ जाता है, क्योंकि आधुनिक खेती में, आधुनिक कृषि में श्रम जो है ये मजदूरों के द्वारा करवाया जाता है। बीज जो अति उपज प्रजातियों वाले बीज होते हैं HYVS, इनका उपयोग करते हैं। उर्वरक, तो इसमें रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक है इनका उपयोग होता है। जुताई ट्रैक्टर के माध्यम से, थ्रेशर के माध्यम से होती है। सिंचाई के स्रोत तो बिजली चलित नलकूप, डीजल से चलने वाले यंत्र और ट्यूबवेल वगैरह ये सब आ जाते हैं। रही बात पूंजी की, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ओके, तो दोनों में अब आप डिफरेंस कर लोगे ना, क्या क्या अंतर है बच्चों। देखो, जो हमारी पारंपरिक है इसमें श्रम कैसा है, स्वयं और परिवार के द्वारा हो जाता है, जबकि आधुनिक में श्रम खेतिहर मजदूरों के द्वारा होता है। पारंपरिक में बीज पारंपरिक होते हैं जो चले आ रहे होते हैं, लेकिन आधुनिक में बीज अति उपज और प्रजाति वाले होते हैं। पारंपरिक में उर्वरक, गाय का गोबर और अन्य प्राकृतिक खाद होते हैं, जबकि आधुनिक में उर्वरक जो है वो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होते हैं। पारंपरिक में जो जुताई है ये पारंपरिक हल या फिर बैल के माध्यम से हो जाती है, जबकि आधुनिक तौर पे ये ट्रैक्टर और थ्रेशर से होती है। बाकी सिंचाई के स्रोत हैं पारंपरिक के कुएं, रहट, तालाब, नदियां, जबकि इसके अलग हैं। पूंजी पारंपरिक में कम लगती है और जो आधुनिक है इसमें ज्यादा लगती है। बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अथवा में कहा गया है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीजों का वर्णन कीजिए। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी हैं, आओ बच्चों पढ़ाते हैं आपको। देखो, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे पहली चीज है बच्चों भूमि। भूमि के बाद जो अन्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे कि जल, वन, खनिज, इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है श्रम, अर्थात आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, अब उस फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे वो आपका श्रम है। अब काम तो भाई पढ़े लिखे भी कर सकते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि कुशल और अकुशल दोनों करते हैं। ठीक है, तीसरा है बच्चों भौतिक पूंजी। उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें जैसे कि इमारतें, मशीन, औजार, ये क्या कहलाते हैं, भौतिक पूंजी। जब आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगा ली आपने, फैक्ट्री में आपने मशीनें लगा ली, औजार लगा ली, फैक्ट्री बनाने के लिए आपने एक जगह खरीदी, वहां पे फैक्ट्री बनाई, तो ये सभी क्या है, आपकी भौतिक पूंजी है। ओके, ये स्थायी भी होती हैं और कार्यशील पूंजी दोनों होती है, यानी कि किराए पे लेके भी आप काम कर सकते हो और खुद की बना के भी। फिर आता है बच्चों मानव पूंजी। ठीक है, तो उत्पादन करने के लिए एक साथ करने योग्य बनाने के लिए जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और फिर बाजार आ जाता है, जो भी वस्तु हमने उत्पादित की है उसका अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपने कोई भी सामान बना लिया, अब वो उसका क्या फायदा जब तक वो बाजार में नहीं पहुंचेगा, है ना, ये चीजें थी। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड द मॉडर्न फ्रेमिंग मेथड्स। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बारे में ये 5-6 पॉइंट है, फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में ये 5 से 6 पॉइंट है। ओके, चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक के बाद में चाहो तो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो, थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो द फर्स्ट इज लैंड, फिर लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड मार्केट। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर डी है, यहां तक हमारी ये वीडियो, ये सैंपल पेपर पूरा होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को 5-5 नंबर के जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले सेक्शन की, जो कि दिया गया है खंड नंबर ई, यानी कि सेक्शन नंबर ई आ जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन है बच्चों, तो 4 नंबर के
टोटल 3 क्वेश्चन हैं हमारे और जो कि केस बेस्ड हैं। ओके, तो क्वेश्चन 34 देखिए क्या कहता है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो टाइम कम है, आपको मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलता हूं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 34.1 क्या कहता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुरमों और कुरवाओं के मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाने को कौन प्रभावित करता है। ठीक है, तो जब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुरमा और कुरवा जो हैं ये मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये इसलिए जाते हैं क्योंकि मानसून और शुष्क मौसम में ऐसा होता है। दूसरा, किस जानवर को मानसून के महीने के दौरान तटीय क्षेत्रों की दलदली यानी कि गीली स्थिति बहुत पसंद होती है, तो वो होता है बच्चों भैंस। तो भैंस एकमात्र झुंड थे जो मानसून के महीने के दौरान तटीय इलाकों की दलदली गीली स्थितियों में भी उसको पसंद करते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, भारत के विभिन्न भागों में बाजारों ने अपनी आजीविका कैसे चलाई। ठीक है, बाजार नहीं, बंजारों ने। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था, बंजारों ने अपनी जो जीविका है वो कैसे चलाई। तो बंजारों ने अपने मवेशियों के लिए अच्छी चरागाह की तलाश में लंबी दूरी तक तय की गई। अनाज और चारे के बदले ग्रामीणों को हल वगैरह दिया जाने लगा। मवेशियों और अन्य थे, इनको सामान को बेचकर चरवाहों ने अपनी जो आजीविका थी ये बनानी शुरू कर दी। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का था। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये रहा आपका पैसेज इतना बड़ा, वैसे पैसेज तो छोटा आएगा, बस ये लिखा हुआ है इतना बड़ा। ओके, अब इसके क्वेश्चंस देख लो, ये रहे आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही बार में 34.1, 2, 3 और सभी के आंसर्स। ओके, चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे भी हमें वही करना है जो कि दिया गया उसे पढ़ना है, फिर MCQs का आंसर देना है। तो पहला वाले देखो क्या कहता है, गोदावरी नदी जो है ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और यह खाड़ी में जाके गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये सभी शामिल हैं। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वध्या, प्रांशिता मंज, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है ना, इस प्रकार से था ये। ओके, अब इसको पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है बच्चों, गोदावरी नदी के बहाव की दिशा क्या है। तो गोदावरी नदी कैसे बहती है बच्चों, पश्चिम से पूरब की ओर। सेकंड क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशिष्ट विशेषताएं क्या होती है प्रायद्वीपीय नदियों की, ये नदियां मौसमी होती हैं, छोटी तथा वर्षा पर निर्भर होती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, आकार और विस्तार की वजह से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लो, ये रहा आपका पैसेज गोदावरी के बारे में और यहां से पढ़ सकते हैं। और रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो 35.1, 2 और 3 आप यहां से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, आ गया समझ। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपकी जो क्या नाम है पॉलिटिकल साइंस की बुक, इससे लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है, इसे आपको पढ़ना है और फिर इससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो आओ बच्चों दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे में आजादी के बाद जानु PF दल का राज क्यों रहा। तो जानु PF दल ने जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहले तो खुद भी शासन करते थे, लेकिन फिर इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों की कोई एक भूमिका बताइए। तो विपक्षी दल सरकार की कमियों को जनता के सामने रखा करते हैं। ठीक है, तीसरा, रॉबर्ट मुगाबे ने सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह के बदलाव किए। तो रॉबर्ट मुगाबे ने संविधान में इस तरह बदलाव किया कि राष्ट्रपति की जवाबदेही कम हो सके और विपक्षी दलों पर नियंत्रण ज्यादा किया जा सके। ठीक है, तो इसे बदला गया बेसिकली। तो यहाँ पे ये है। ओके बच्चों, तो समझिए ना अच्छे तरीके से।
अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लो यहाँ पे, रीड द पैसेज गिवन बिलो और द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो ये रहे आपके जिम्बाब्वे के बाद में जो पॉइंट है। रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन और आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से विद इन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स हमने जो सेक्शन नंबर हमारा ई था सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का वो कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों खंड नंबर 4 यानी कि सेक्शन नंबर एफ, और ये वाला जो है बेसिकली 37वां क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, जिसमें से ए जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का होगा हिस्ट्री से, और बी क्वेश्चन ज्योग्राफी 3 नंबर से। तो ए वाले में दिया गया है कि फ्रांस के रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके 5 खींची गई रेखाओं के सही नाम लिखो। तो पहला है बच्चों दास व्यापार से संबंधित बंदरगाह, फिर बी है दास व्यापार की वजह से प्रसिद्ध हुआ बंदरगाह। ठीक है, तो देखो फ्रांस के मैप में ना टोटल आपको 4 इंपॉर्टेंट जगह जो है ये भरनी है। ओके, अब आपको कौन कौन सी जगह याद रखनी है, तो सबसे पहली है बच्चों नानतेस, कौन सी, नानतेस। दूसरी है बोर्डोक्स या फिर बोर्डो, तीसरी आ जाती है पेरिस, और चौथी आ जाती है नीचे वाली मार्सेल्स। यही 4 जगह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, तो पहला वाला हमारा क्या है बच्चों, पहला वाला है नानतेस। ठीक है, और दूसरा वाला है बच्चों बोर्डो। ठीक है, इस प्रकार से हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलो अब बारी आती है वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप की। तो खंड बी जो है यानी कि 37B का भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 झीलों को उपयुक्त के द्वारा दर्शाइए। देखो आपको मैं 3 मैप बताऊंगा इंडिया के। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम झीलें ही देख लेते हैं, वैसे तो झीलें बता रखी मैंने, पहले हम झीलें ही देख लेते हैं। तो सबसे पहली आपकी जो झील है बच्चों ये है जम्मू और कश्मीर में, और कौन सी है वो है वूलर झील। ठीक है, दूसरी आपकी जो झील है बच्चों वो है सांभर नामक झील, और ये कहाँ पे बच्चों, ये है राजस्थान में। ठीक, फिर इधर से नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपकी चिल्का झील आ जाती है जो कि है उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। फिर इधर आती है कोलेरू झील जो कि आपकी चौथी झील हो गई, और ये कहाँ पे है बच्चों, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और सबसे नीचे ये आ जाती है 5वीं आपकी पुलकित झील जो कि है बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओके, तो झीलों के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब 1-2 चीजें आप और देख लो, जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत के सबसे पड़ोसी देशों में जो सबसे पहला है वो यहाँ पे आ जाता है आपका, सबसे पहले तो आप ये देख लो ऊपर वाला। ठीक है ना, तो ये है आपका सबसे पहला पाकिस्तान, उसके अलावा इधर ये आ जाता है अफगानिस्तान। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाता है नेपाल, और चौथा यहाँ पे है आपका चाइना। अब चाइना के नीचे नेपाल के बगल में ये आ जाता है आपका भूटान, आपके 5वें नंबर पे। ठीक है, और बांग्लादेश तो है ही आपका। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका जो है ना 8वां यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा, और सबसे नीचे ये वाला जो है आपका ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजों को और भी याद कर लो, जैसे अगर आपसे पेपर में पूछा जाए बच्चों कि नमचा बरुआ कहाँ पे है, तो नमचा बरुआ आप क्या बताओगे, नमचा बरुआ बेसिकली तिब्बत में है। लेकिन तिब्बत में कहाँ पे, जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, ये देखो। ठीक है, कंचनजंगा इस बार यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे तो क्या बोलते हैं इसमें, मालवा का पठार कहाँ है, तो देखो बच्चों मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश में है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड में है। दक्कन का पठार 3 राज्यों में है, 4 में, महाराष्ट्र, MP, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। फिर यहाँ पे लक्षद्वीप समूह नीचे की तरफ आ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। ओके बच्चों, लेकिन एक सेकेंड, अभी इसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं पिछली वीडियोस में,
और जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये रहे देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस, जैसे फ्रांस में निर्वाह संकट क्या था और इसने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे शुरू किया। ठीक है, तो क्या था निर्वाह संकट फ्रांस का, इसने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे शुरू किया, तो ये आ जाता है। ठीक है, फिर औपनिवेशिक शासन का चरागाहों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, और इन प्रभावों से कैसे वो जीवन में बदलाव आया उनके, ये भी बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है, संविधान के प्रमुख कार्य और क्या परिस्थितियां थी, तो लोकतंत्र की इंपॉर्टेंस, गैर लोकतंत्र क्या है, फिर संविधान के क्या कार्य हैं और भारतीय संविधान निर्माण के समक्ष परिस्थितियां, सभी के सभी क्वेश्चंस पहले से ही समझाए हुए हैं आपको मैंने। ठीक है, तो अब आप चाहो यहाँ से पढ़ लो। उत्तरी मैदान की विशेषताएं वगैरह आ जाती हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और उसके डिफरेंशिएट आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा एक और पेपर था हमारा पहला वाला, उसमें भी आपको मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा रखे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन तो आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम उनकी दिशाओं के अनुसार लिखिए। ठीक है, तो ये सब कुछ पहले से समझाया हुआ है। ओके बच्चों, अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी ने मेरे साथ मिलके 9th क्लास के अपने सोशल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट PYQ है इसको सॉल्यूशन करके समझ लिया है। ठीक है, अब आपको हम जो सैंपल पेपर करवाएंगे ना, नेक्स्ट सैंपल पेपर जो होंगे वो आपको हम DOE के पेपर के पैटर्न के हिसाब से समझाएंगे, जो आपका इस नए साल का रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे 4 खंड होंगे आपके, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र, है ना, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। तो आने वाली जो वीडियोस होंगी बच्चों वो इसी पैटर्न पर बेस्ड होंगी आपकी। ठीक है, तो जो भी आपके लिए हम सैंपल पेपर लाएंगे वो आपके DOE के पेपर के पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो आप सभी ने क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। सारे बच्चे इस वीडियो को, सेशन को जरूर से ज्यादा लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा इस सेशन को, ताकि वो भी PYQ की तैयारी कर सके। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे। ठीक है, बाकी आप सभी जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को और भी पाने के लिए। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।